अध्याय 1 दफन। मुझे इस दुनिया में पैदा होना नहीं था। मैंने अपने परिवार से सुना था कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं एक सूअर था। मेरी पांचों इंद्रियां चली गईं, सभी अंग गायब हो गए, और वह मांस का एक जीवित गोला था, जो केवल कुछ दिनों तक जीवित रहने के लिए नियत था। मेरे परिवार में हर कोई मुझे इस तरह देखकर हैरान था। मेरी माँ तो मुझे जन्म देने के बाद रोते रोते बेहोश हो गई। केवल दादा अभी भी शांत थे, और उदास चेहरे के साथ उन्होंने नवजात मुझे एक समझ से बाहर शब्द छोड़ा, आकाशीय ताबूत, तुम मेरे पोते की पांचों इंद्रियां और अंग क्यों ले जा रहे हो? भले ही तुम इसे जबरदस्ती ले जाओ, मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। बाद में दादा अपने पाइप के साथ 6 दिनों के लिए गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब दादा वापस आए तो वह एक विशाल पिच ब्लैक ताबूत को घसीट रहे थे। उनका शरीर घावों से भरा हुआ था और उनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं चमत्कारिक रूप से अंग विकसित कर लिया और मेरी इंद्रियां धीरे धीरे ठीक हो गईं। मेरे परिवार ने मेरे दादा से पूछा कि क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा और इसका उल्लेख करने से इनकार कर दिया। अब तक साधारण बच्चों की तरह मैं 20 वर्ष की आयु तक सुचारू रूप से बढ़ता गया। लेकिन फिर अपनी दादी के साथ एक मजाक ने मुझे रहस्य और विचित्रता के एक विशाल भंवर में डाल दिया और मैं सच्चाई के करीब और करीब आता गया। मैं एक ग्रामीण इलाके में पला बड़ा हूँ। क्योंकि मेरे माता पिता व्यस्त थे, मैं अपने दादा दादी के साथ बड़ा हुआ, विशेष रूप से मेरी दादी, जो मुझे बहुत लाड़ प्यार करती थी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरी दादी ने मुझसे एक सवाल पूछा, स्वास्तिक, यदि दादी तुम्हें छोड़ देती है तो तुम क्या करोगे? मैं उस समय एक गेम खेल रहा था और जब दादी ने ये कहा तो उनके चेहरे के अजीब भाव पर ध्यान नहीं दिया। मैंने लापरवाही से उत्तर दिया, यदि दादी चली जाती है तो मैं दादी के साथ चला जाऊंगा। अगले ही दिन दादी ने अचानक 2 ताबूत तैयार कर लिए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। मेरे माता पिता इतने डर गए कि उन्होंने मुझे उसी दिन स्कूल वापस भेज दिया और मुझे चेतावनी दी कि मैं अपनी दादी के साथ फिर से संपर्क न करूं। तब से मेरा अपनी दादी से कम संपर्क रहा है, लेकिन मैं छुट्टियों में भी उनसे मिलने जाता हूं। अपने वरिष्ठ वर्ष में मेरी दादी बिना किसी चेतावनी के चुपचाप चली गईं। खबर मिलने के बाद मैं स्कूल से अपने गृहनगर वापस भागा। दादी का शोकगृह आंगन में स्थित है। दरवाजे में प्रवेश करते ही मैंने अपनी दादी की काले और सफेद तस्वीर देखी। मरणोपरांत फोटो में मेरी दादी का चेहरा लाल था और उनके चेहरे पर भाव गंभीर थे, लेकिन मैं घबरा गया था। मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे हमेशा लगता था कि दादी मुझ पर मुस्कुरा रही हैं। वहां के रिवाज के अनुसार मुझे अपनी दादी को आखिरी बार देखना था ताकि मृतक को आश्वस्त किया जा सके। जिस क्षण ताबूत खोला गया, एक सड़ी हुई गंध आई। गर्मी का मौसम था और शव को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता था। मैंने ताबूत के अंदर देखा। दादी ताबूत में चुपचाप पड़ी थी, उनका चेहरा पीला था और उनके होंठ थोड़े खुले थे, जैसे उन्हें कुछ कहना था। मैं बस दादा से पूछना चाहता था कि क्या दादी की कोई अधूरी इच्छा है जो उन्होंने अभी तक नहीं कही थी। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, ताबूत में दादी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और मेरी बांह पकड़ ली। मैं इतना डर गया था कि मेरे पैरों में ताकत नहीं थी और मैं पेशाब करने को हो गया। दादा ने गुस्से से कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अपनी दादी को आखिरी बार नहीं देखने देता। ये भयानक है। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि कहीं कुछ भयानक न हो जाए। परिवार के सभी बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। कुछ गर्म तौलिए लाए और उन्हें मेरी दादी के हाथों पर लगाया। उम्मीद थी कि इससे उनकी तंग मांसपेशियों को आराम मिलेगा ताकि वह जाने दे सकें। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरी माँ बेचैनी से रोने लगी, माँ, स्वास्तिक अभी भी छोटा है। तुम सच में उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती? तुम हमारे परिवार की जान लेना चाहती हो? मुझे अचानक याद आया कि मेरी दादी ने हाई स्कूल में मुझसे क्या कहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये संभव है? दादी सच में मुझे ले जाना चाहती हैं? दादा ने आह भरी और एक सूखी सिगरेट पी। अंत में उसने कुछ निर्णय लिया होगा। वह ताबूत के पास आया और दादी के शरीर से बोला, बूढ़ी औरत, चिंता मत करो, स्वास्तिक को तुम्हारे साथ दफनाया जाएगा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, मेरी माँ का चेहरा तुरंत बेहद पीला पड़ गया। उसने मेरे दादा का हाथ पकड़ा और रोने लगी, पिताजी, स्वास्तिक मेरी जीवन रेखा है। यदि तुम उसे माँ के साथ जाने दोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। मेरे पिता ने जल्दी से मेरी माँ को खींच लिया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर मेरी माँ ने रोना बंद कर दिया और एक तरफ आंसू पोंछ दिए। कहने में अजीब बात है, दादा के ये शब्द कहने के बाद दादी ने धीरे से मेरी बाँह छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद करने से इनकार कर रही थीं, सीधे मुझे घूर रही थीं। घर लौटने के बाद सबके चेहरे बदसूरत थे। मेरी माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे सिसकने लगी। मेरे पिता अब और स्थिर नहीं रह सके और मेरे दादा के पास आकर बोले, पिताजी, क्या तुम सच में चाहते हो कि स्वास्तिक को मेरी माँ के साथ दफनाया जाए?
दादा ने मेरे पिता को जवाब नहीं दिया, वह बस दरवाजे पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। मेरे पिता अचानक उत्तेजित हो गए और गुस्से से बोले, पिताजी, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यह मामला कभी काम नहीं करेगा। ये देखकर दूसरे चाचा जल्दी से आगे बढ़े और चीजों को सुचारू करने लगे। भाई, तुमने जो कहा, पिताजी कैसे स्वास्तिक को मरने देंगे? दूसरा चाचा भाइयों में सबसे अच्छा है। उसने शहर में अपनी खुद की कंपनी खोल ली है और एक तरह से बात करता है। मेरे दादा खड़े हुए, सिगरेट की पोल पर राख गिराए और कहा, अंतिम संस्कार होने दो, मैं कुछ होने पर कोई समाधान ढूंढूंगा। दादी का ताबूत 3 दिनों तक आंगन में रखा गया और अंतिम संस्कार चौथे दिन सुबह हुआ। अंतिम संस्कार से पहले पूरे परिवार ने एक भाग्य सलाहकार के तत्वावधान में दादी को आखिरी बार देखा। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं गया, फिर से परेशानी पैदा करने के डर से। इसे पढ़ने के बाद मैंने यार्ड में भाग्य सलाहकार को कहते सुना, बूढ़ी औरत अपनी आंखें बंद करके मरने से इनकार करती है। वह बहुत नाराज है। अगर वह उसे दफनाने पर जोर देती है तो कुछ हो सकता है। दादा ने आह भरी और कहा, चलो अंतिम संस्कार के लिए चलते हैं। जब मैं बच्चा था, मैं अक्सर अपने दादा को ये कहते सुनता था कि वह स्वर्ग परिभाषा संप्रदाय के शिष्य थे। जब वह छोटे थे तो उन्होंने यात्रा की और राक्षसों, बुरी आत्माओं को मार डाला और बूढ़े होने पर ही वे यहाँ बस गए। लेकिन मैंने बचपन से अपने दादा को कोई ताओवाद का उपयोग करते नहीं देखा था। सप्ताह के दिनों में मैं ज्यादातर लोगों को उनके भाग्य सलाहकार, भाग्य बताने आदि में मदद करता हूँ। इसलिए जब ऐसा कुछ हुआ तो दादा ज्यादा घबराए नहीं लग रहे थे। मेरे पिता झिझकते हुए आगे बढ़े और पूछा, पिताजी, क्या तुम ताओवाद में अच्छे नहीं हो? क्या तुम इस तरह की चीज को संभाल नहीं सकते? ये सुनकर दादा ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह एक पल में बहुत बुरा लग रहा था और उसकी बादलों वाली आंखें अजीब भावनाओं से भरी हुई थीं। मैं इस मामले को हल नहीं कर सकता। ताओवाद के रूप में मैं 20 साल पहले इसका उपयोग नहीं कर सकता था। 20 साल पहले? क्या ये वह वर्ष नहीं है जब मैं पैदा हुआ था? मेरे पिता और अधिक पूछना चाहते थे, लेकिन मेरे दादा पहले ही मुड़कर चले गए थे। उसकी अकेली पीठ को देखकर मुझे अचानक लगा कि मेरे दादा कुछ छिपा रहे हैं। अंतिम संस्कार अभी भी चल रहा था और मैं भीड़ के पीछे खड़ा था, दादी को आखिरी यात्रा के लिए विदा करने की तैयारी कर रहा था। सुबह सुबह पहाड़ी गांव बेहद शांत लग रहा था और पहाड़ों में पक्षियों की चहचहाहट बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरी दादी के लिए ताबूत वहन करने वाले गांव के सभी मजबूत आदमी थे। भाग्य सलाहकार ने अनुष्ठान पूरा करने के बाद उसने ताबूत ले जाने के लिए ताबूत वहन करने वालों को बुलाया। श्री भाग्य सलाहकार ने एक माचिट पकड़ रखी थी, उसे हवा में घुमाया और जोर से कहा, ताबूत उठाओ। 8 बड़े आदमियों ने गहरी सांस ली और ताबूत उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। रस्सियां चरमराने लगीं। 8 आदमी घुटनों के बल बैठ गए और बहुत देर तक गुनगुनाते रहे, ताबूत को उठे नहीं देखा। जब दूसरे चाचा ने ये देखा तो वह थोड़ा क्रोधित हो गया। ताबूत उठाने से पहले उसने पैसे दिए थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग पैसे लेकर कुछ नहीं करेंगे। वह केवल कुछ और पैसे के लिफाफे तैयार कर सकता था और उन्हें ताबूत वहन करने वालों के हाथों में दे सकता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ताबूत वहन करने वाले इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। कारण ये था कि ताबूत बहुत भारी था। भले ही उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएं, वे उसे उठा नहीं सकते। दादा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने गुस्से से ताबूत पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, बूढ़ी औरत, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि स्वास्तिक तुम्हारे साथ चले? क्या पाप है? ये शब्द सुनते ही मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और मेरे पैरों के तलवों से लेकर सिर के शीर्ष तक एक ठंडक दौड़ गई। दादा ने आह भरी, मेरे पास आए और मेरे कान में फुसफुसाए, स्वास्तिक, तुम्हारी दादी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हैं, इसलिए तुमने उनसे झूठ बोला और कहा कि तुम उनके साथ रहोगे। चलो पहले अपनी दादी को दफनाते हैं। मैंने कुछ डर के साथ अपने दादा की ओर देखा और कहा, दादाजी, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो दादी सच में मुझे ले जा सकती हैं। पहले के एक शब्द के कारण ही दादी ने मेरे लिए ताबूत तैयार किया। अगर मैं अब फिर से कहूं तो मुझे डर है। स्वास्तिक, यदि दादा तुमसे विनती कर रहा है तो बस जाओ और अपनी दादी से कहो। जब तक तुम्हारी दादी को दफनाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैंने अपने दादा को खाली निगाहों से देखा। जब से मेरी दादी का निधन हुआ, मेरी धारणा में हंसमुख और आशावादी दादा गायब हो गए लग रहे थे। मैं स्पष्ट रूप से इस मामले का सामना करने में अपने दादा की लाचारी महसूस कर सकता था। मैं थोड़ा अचंभित था और अंत में एक लंबी आह भरी। मेरी दादी आमतौर पर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत बेचैनी हुई। इसे भूल जाओ, चलो फिर से झूठ बोलते हैं। मैं दादी के ताबूत के पास आया और फुसफुसाया, दादी, चिंता मत करो, स्वास्तिक 2 दिनों में तुम्हारे साथ होगा तो तुम पहला कदम उठा सकती हो। ये कहने के बाद मैं बहुत दूर तक पीछे हट गया।
दादा ने ताबूत ढोने वालों को फिर से ताबूत उठाने को कहा। इस बार ताबूत ढोने वालों ने ताबूत आसानी से उठा लिया। ये दृश्य देखकर मुझे ऐसा लगा मानो मैं बर्फ की गुफा में गिर गया हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि इस बार चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। मैं उसके साथ कब्रिस्तान तक गया और दादी के ताबूत को मिट्टी में दफन होते देखा। ये देखकर परिवार ने राहत की लंबी सांस ली। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। निश्चित रूप से उस रात एक बहुत ही भयानक घटना घटी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दादी की आत्मा ने स्वास्तिक को अपने साथ खींचने की कोशिश की। क्या ये सिर्फ एक माँ का प्यार था या कोई और भयानक रहस्य? दादा ने 20 साल पहले ताओवाद का उपयोग करना क्यों बंद कर दिया था? और उस विशाल काले ताबूत में आखिर क्या छिपा है? जब रात हुई तो एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वास्तिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या वह इस अंधेरे रहस्य से उबर पाएगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।